Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हम बात कर रहे थे कठोर व मृदु अम्ल और क्षार की HSAB की, जिसमें हमने पियर्सन की अवधारणा देख ली थी, साथ में हमने सहजीवन के बारे में भी देखा था। तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो दोनों मोस्ट थे और आज भी एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये यूनिट फर्स्ट है ना, इसमें कोई दो भाग नहीं है। जैसे बाकी यूनिटियों में दो भाग थे ना, और मैंने अभी एक भाग करवाया था, दूसरा भाग भी करवाऊंगा। वैसे यहाँ पर दो भाग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ही भाग है और उस एक ही भाग में से दोनों क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए काम कितना आसान हो गया है ना। मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चनों में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं उनमें से, उन टॉपिकों में से। और आपको करना कितना है, 1, ठीक है। कितना सिंपल है ना, जैसे बाकी यूनिटों में था। तो आपके 10 नंबर यहाँ पे भी आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता। इसका मतलब समझते हैं। देखो, कोई भी अम्ल या क्षार कठोर और मृदु कब होगा, ये हम बात कर रहे थे। अच्छा, आपको कोई कठोर अम्ल दे दिया, कोई कठोर अम्ल दे दिया, ठीक है। आपको कोई अम्ल दे दिया, ठीक है, कोई भी पदार्थ दे दिया। आपको ये नहीं बताया कि वो पदार्थ कठोर है या मृदु है। मैंने आपको कोई अम्ल दे दिया, कोई एसिड दे दिया, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि वो कठोर है या मृदु है। तो आप कैसे पता लगाओगे। या फिर मैंने आपको कोई क्षार दे दिया, कठोर दे दिया या मृदु दे दिया, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि ये कठोर है या मृदु है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो कठोर है या मृदु है, ठीक है। तो आप कहोगे सर सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। कैसे? देखो, सीधी सी बात है। आपको कोई भी मैंने यौगिक दिया, कंपाउंड दिया, चाहे वो कठोर है चाहे वो मृदु है। अगर वो कठोर है तो आप उसकी कोई भी है तो आप क्या करोगे, उसकी क्रिया कठोर से करवा के देख लो। मैंने आपको कोई पदार्थ दे दिया, यहाँ पे देखना, मैंने आपको कोई पदार्थ दे दिया, मैंने आपसे पूछा कि ये कठोर है या मृदु है, कठोर है या मृदु है। तो आपने क्या किया, इसकी एक बार अभिक्रिया कठोर वाले से करवा ली और एक बार अभिक्रिया मृदु से करवा ली, ठीक है। मैंने आपको कोई पदार्थ दिया, जैसे अम्ल दिया, मैंने पूछा ये कठोर है या मृदु है। तो आपने क्या किया, एक बार अभिक्रिया आपने कठोर क्षार से करवा ली और एक बार मृदु क्षार से करवा ली, ठीक है। वो पदार्थ जिसके साथ अभिक्रिया अच्छे से देगा, हमारे पास पदार्थ उसी प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए उस पदार्थ ने कठोर क्षार के साथ अभिक्रिया अच्छे से दी, तो वो पदार्थ हमारे पास क्या होगा, कठोर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो जो अम्ल दिया है, पदार्थ दिया है, उसने मृदु क्षार के साथ आसानी से क्रिया करी, तो हमारे पास जो अम्ल होगा वो मृदु होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी अम्ल या क्षार के बारे में पता लगाना है कि वो कठोर है या मृदु है, तो उसकी क्रिया करवा दो, कठोर से भी करवा दो और मृदु से भी करवा दो। जिसके साथ अभिक्रिया करवाने पर आपको आसानी से अभिक्रिया हो जाए, ठीक है, आसानी से उत्पाद मिल जाए, तो समझ जाना आपके पास वही है। समझ में आया? कोई बात नहीं, हम यहाँ पे करके देखते हैं, पूरा का पूरा करके देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी अम्ल या क्षार, कोई भी अम्ल या क्षार कठोर अथवा मृदु, कोई अम्ल या क्षार कठोर अथवा मृदु तब कहलाता है
तब ही कहलाता है, कब कहलाता है? जब यह पता चले, जब यह पता चले कि उसकी प्रायिकता, जब यह पता चले कि उसकी प्रायिकता कठोर क्रिया कारक से करने की है, कठोर क्रिया कारक से करने की है, या मृदु से, या मृदु से, ठीक है, जिसके साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेगा हमारे पास पदार्थ वही होगा, ठीक है। कठोर के साथ अभिक्रिया करेगा तो कठोर, और मृदु के साथ अभिक्रिया करेगा तो मृदु। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये वाला कंसेप्ट तो आप रट लो कि कठोर कठोर आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और मृदु मृदु अभिक्रिया आसानी से कर लेते हैं। कठोर अम्ल कठोर क्षार आपस में आसानी से क्रिया कर लेते हैं, और मृदु अम्ल और मृदु क्षार भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। हाँ, अगर अपोजिट हो, कठोर और मृदु हो, या मृदु या कठोर हो, तब हमारे पास आसानी से अभिक्रिया नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है, पूरी यूनिट में ये काम आने वाली है, तो इस बात को रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरी यूनिट में सिर्फ एक कंसेप्ट है, कठोर कठोर क्रिया करेगा आसानी से और मृदु मृदु करेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है पूरी यूनिट में, आपको बस ये चलना है। आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बल्कि आप एग्जाम में ये करोगे कि आपका मन करेगा कि आप दोनों क्वेश्चन कर जाओ इस यूनिट में से, ठीक है। हालांकि वो आपकी मर्जी, आप करो ना करो, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें नंबर 1 के मिल रहे हैं तो हम 2 क्यों करें, ठीक है। लेकिन आपका मन करेगा कि मैं ऊपर वाला करूं या नीचे वाला करूं, क्योंकि आपको दोनों आते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच लो कि यार कौन सा करूं, कोई सा भी नहीं आता ये कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई भी अम्ल या क्षार कठोर अथवा मृदु तब कहलाता है जब यह पता चले कि उसकी प्रायिकता कठोर क्रियाकारक से करने की है या मृदु क्रियाकारक से करने की है, ठीक है, मृदु से। जैसे, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया बता रहा हूं, हालांकि मैंने ये अभिक्रिया पहले बता दी। जैसे हमारे पास क्या है, BH+, साथ में हमारे पास क्या है, CH3Hg, CH3Hg+, ये हमारे पास क्या है, अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। मान लीजिए हमने इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, मैंने कुछ ऐसा पहले भी बताया था शायद आपको, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास कोई अभिक्रिया है, यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल मरकरी है, मिथाइल मरकरी है। ये हमारे पास B क्या है, बेस है, ठीक है, B क्या है, बेस है। अच्छा, आपने साम्यावस्था के बारे में तो पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, 3rd ईयर में आ चुके हो, साम्यावस्था के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो साम्यावस्था पर, साम्यावस्था कैसे लिखते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक को हम K से लिखते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक को हम K से लिखते हैं। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, मुझे और भी चीजें लिखनी है। K से लिखते हैं, तो K से लिखते हैं हम किस तरीके से लिखते हैं, पहले जो प्रोडक्ट वाला भाग है वो इस तरीके से लिखते हैं, CH3Hg B+ और H+, ठीक है, और फिर नीचे ये लिख देते हैं BH+। थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, ऐसे नहीं होता कि बिना समझे चले जाओ, ठीक है। तो साम्यावस्था स्थिरांक इस तरीके से लिखते हैं, आपको पता है, आपने बहुत बार लिखा है, ठीक है। तो अब हमको ये ज्ञात करना है यहाँ पे, जो ये B है, जो ये B है, मान लीजिए ये बेस है, मान लीजिए ये बेस है, क्षारक है, ये कठोर है या मृदु है, ये कठोर है या मृदु है, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, K के मान पर। वो तो हमको पता है, जो बात मैंने पहले बताई थी वो तो हमको पता होनी चाहिए कि कठोर क्रियाकारक से करवा रहे हैं या मृदु से। लेकिन अगर हमको वैसे पता लगाना है कि ये जो B है वो कठोर है या मृदु है, हार्ड है या सॉफ्ट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसके साम्यावस्था स्थिरांक से पता लगाएंगे। हमने 11th क्लास में बहुत बार देखा है,
ठीक है, हमने 11th क्लास में बहुत बार देखा है। अब देखो हमने किया क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये दो अभिक्रिया है, मैं इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, BH प्लस है, ठीक है, BH प्लस है, तो ये किस किस में टूटता है BH प्लस, ये एक तो टूटता है B में प्लस H प्लस, ठीक है। इस वाली अभिक्रिया को मैं दो अभिक्रियाओं में बांट सकता हूँ, बांट सकता हूँ नहीं बांट सकता, बांट सकता हूँ नहीं बांट सकता। जैसे हमने साम्यावस्था वाली अभिक्रियाएं 11th क्लास में बांटी थी, एक ही अभिक्रिया को हम दो भागों में बांट लेते थे। ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन में अलग अलग बांट लिया जाता था और उनका साम्यावस्था स्थिरांक निकाला जाता था, ऐसा कुछ यहीं पे करते हैं। तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो ये, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है CH3Hg प्लस प्लस के B, ठीक है, B, और यहां पे हमारे पास क्या हो गया CH3HgB प्लस, ठीक है। मान लीजिए पहले ये अभिक्रिया हुई, मान लीजिए देखो ये अभिक्रिया दो तरीके से हुई है, दो बार में हुई है। पहले तो हमारे पास क्या था BH प्लस था, ठीक है, ये टूटा, टूटने के बाद H प्लस अलग हो गया और B अलग हो गया, ठीक है, पहले तो ये हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, मिथाइल मरकरी था, CH3Hg प्लस था, B वाला भाग उसके साथ जाके जुड़ गया और CH3HgB प्लस बन गया। ये सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे की बात हम करते हैं, अब इनका साम्यावस्था स्थिरांक निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक जैसे हम Ka लिख देते हैं इसको, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया B और H प्लस, ठीक है, BH प्लस। अच्छा इसको हम दे देते हैं 1 नंबर और यहां पे इसको हम क्या दे देते हैं BH प्लस, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको मैं यहां से ऐसे कर देता हूं। इस वाली रिएक्शन के लिए, इसके लिए हम KS लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे हमको लिखना है तो CH3HgB प्लस, ऐसे कुछ लिखते हैं, आपने देखा होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है एक बार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहां पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये हमारे पास हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल चीज चल रही है। ये हमारे पास क्या हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो मैंने इस अभिक्रिया को क्या किया, दो भागों में बांट दिया, मैंने क्या किया, ये दो भागों में बांट दिया। अच्छा मुझे ऊपर की चीजें मिटानी है कुछ, तो मैं मिटा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसके पास नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब देखो मैं इसको नहीं मिटा रहा, अब इससे आगे की बात मैं ऊपर कर रहा हूं। देखो समीकरण 1, 2 व 3 से देखो हमारे पास जो K है वो कितना होगा, जो हमारे पास ये K है, K की वैल्यू किस पे निर्भर करेगी, इस वाले पे Ka पे इंटू Ks पे, दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं ना मैथ में, मैथ वालों को तो पता होगा। इसको हम 4 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने पर, ठीक है, तो ये K क्या हो जाता है, log K हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, log K हो जाता है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई वाला इसको हम लिख सकते हैं log Ka, गुना क्या है प्लस में लिख सकते हैं log में। किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना ये कैसे लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैथ में करते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। बायो वालों को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये हमारे पास क्या हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, यदि K का मान, यदि K का मान, जो ये K है ना, K का मान 1 से कम है, यदि K का मान 1 से कम है तो B हमारे पास क्या होगा, कठोर क्षार होगा। यदि K का मान 1 से कम है तो B का मान, B जो है वो कठोर क्षार होगा, ठीक है।
और यदि k का मान 1 से अधिक है, k का मान 1 से अधिक है, तो B क्या होगा? मृदु क्षार होगा। B क्या होगा? मृदु क्षार होगा। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या निकल के आया, अगर हमको बताना है कि जो हमारे पास B है वो कठोर है या मृदु है, जो B है वो कठोर क्षार है या मृदु क्षार है, तो सिंपल सा तरीका है आपके पास। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका साम्यावस्था स्थिरांक निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अगर साम्यावस्था स्थिरांक k का मान अगर 1 से कम है तो B हमारे पास क्या होगा? कठोर क्षार होगा। ठीक है। और अगर k का मान 1 से अधिक है तो B हमारे पास क्या होगा? मृदु क्षार होगा, सॉफ्ट बेस होगा। ठीक है। ये k हमारे पास क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है। सिंपल सी बात है। अब देखो इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है। अब देखो यदि हमारे पास जो B है, यदि हमारे पास जो B है वो अगर मृदु है, ठीक है, ये हमको पियर्सन ने बताया था, पियर्सन की अवधारणा अगर याद हो, अगर हमारे पास ये मृदु है, यदि ये जो B है वो मृदु क्षारक है, तो जो अभिक्रिया है वो दाएं हाथ की ओर चलेगी। B अगर मृदु है तो अभिक्रिया दाएं हाथ की ओर चलेगी, क्योंकि आपस में ये मृदु मृदु है। ठीक है। B अगर मृदु है, क्योंकि H प्लस क्या है? कठोर है। ठीक है। चलो इसकी बात छोड़ो, लेकिन B अगर मृदु है तो अभिक्रिया क्या चलेगी? दाएं हाथ की ओर चलेगी। ठीक है। किसके अनुसार? पियर्सन के अनुसार। ठीक है। और B अगर कठोर है, मान लीजिए ये क्या है? कठोर है, हार्ड है, तो अभिक्रिया इस तरीके से चलेगी, बाएं हाथ को। B अगर मृदु है तो अभिक्रिया दाएं हाथ पे चलेगी, और B अगर कठोर है तो अभिक्रिया इधर चलेगी, यानी कि बाएं हाथ पे चलेगी, लेफ्ट में चलेगी। ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता। ठीक है। किसी भी अम्ल या क्षार की सामर्थ्यता को हम उसके साम्यावस्था स्थिरांक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। छोटा सा टॉपिक था, हो गया कंप्लीट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल भी, मैंने जैसे आपसे कहा था, एक भी कंसेप्ट आप छोड़ना मत। एक भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और आगे की वीडियो जरूर देखना। कल की वीडियो में मैं ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर बार होते हैं, हर बार होते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन में हर बार होते हैं, तो वो मैं आपको कल कराऊंगा। इसलिए कल की और जो आने वाली 1-2 क्लासेज हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।